ठीक है। कैसे ये सर्च किया गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, कौन सा बायोमोलिक्यूल जो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है वो जेनेटिक मटेरियल काम करेगा, ये कैसे पता चला। तो अगर हम बात करें अपने मॉर्गन साहब के बारे में बात करें, ठीक है, और अगर हम देखें मेंडल साहब के बारे में देखें, तो मॉर्गन साहब, मेंडल साहब, सुट्टन साहब, इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए उन सब एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम रखा हुआ है वो क्रोमोसोम ही कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम के अंदर तो कई सारी चीज़ें होती हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उस क्रोमोसोम के अंदर भी कौन सा मॉलिक्यूल, ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल आपका रेस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के ट्रांसफ़र के लिए, कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा बायोमोलिक्यूल वहाँ पर आपका जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है, ये क्लियर उतना नहीं था। तो ये चीज़ें कैसे क्लियर हुई कि वहाँ पर कौन सा बायोमोलिक्यूल एग्जैक्टली हमारा काम कर रहा है एज अ जेनेटिक मटेरियल, वो हमें यहाँ पर देखना है। कैसे लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि डीएनए ही वो बायोमोलिक्यूल है जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है और वही रेस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के ट्रांसफ़र के लिए। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए कई सारे हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ के बारे में बात करेंगे। तो ग्रिफिथ साहब ने इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में क्या किया और इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाली वो देखते हैं। तो ग्रिफिथ साहब ने क्या किया बच्चे कि दो स्ट्रेन की स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ली उन्होंने, आर स्ट्रेन वाली और एस स्ट्रेन वाली। जो आर स्ट्रेन की स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होती हैं ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। क्यों नॉन कैप्सुलेटेड है? क्योंकि इन आर स्ट्रेन वाली जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया हैं बच्चे, इनकी सरफेस पर कोई म्यूकस कोटिंग नहीं होती है। ठीक है, कोई म्यूकस कोटिंग नहीं है। तो यहाँ पर कोई म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं है और उसकी वजह से कोई कैप्सूल नहीं। और इनकी कॉलोनी, ठीक है, इस म्यूकस कोटिंग ना होने की वजह से एक ऐसी कॉलोनी दिखाई देती है, इनकी रफ कॉलोनी दिखाई देगी आपको। इनकी जो कॉलोनी है वो रफ देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस में कोई म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं है, उसकी वजह से इनकी जो कॉलोनी होती है रफ होती है। और ये जो आपके आर स्ट्रेन वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ये वायरुलेंट भी नहीं होते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी निमोनिया भी कॉज नहीं कर रहे, दे आर नॉन वायरुलेंट। ठीक है, निमोनिया कॉज नहीं कर रही है। ठीक है, तो एक तो इन्होंने इस आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को उठा लिया और दूसरा क्या लिया उन्होंने? एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया को उठाया। और अगर हम एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ये जो एस स्ट्रेन वाले होते हैं बच्चे ये कैप्सुलेटेड होते हैं, दे आर कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड का मतलब क्या? इनके बाहर आपको कोटिंग देखने को मिलेगी, म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है, आपको म्यूकस कोट है इसके चारों तरफ। ठीक, और इस म्यूकस कोट की होने की वजह से इनकी जो कॉलोनी जब देखोगे तो कैसे दिखाई देगी? साइनी दिखेगी कॉलोनी इनकी। ठीक है, इनकी कॉलोनी जो होती है साइनी होती है। और ये इनका नेचर के बारे में जब हम देखेंगे तो इनका जो नेचर होता है वायरुलेंट होते हैं और ये निमोनिया कॉज करा रहे हैं। ठीक है, तो एस स्ट्रेन वाले जो होते हैं ये साइनी कॉलोनी बना रहे हैं और ये निमोनिया कॉज करते हैं, और ये आपकी रफ कॉलोनी बनाते हैं और निमोनिया कॉज नहीं कर रहे हैं। अब इन्होंने इनके दोनों से हेल्प से क्या एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने क्या किया बच्चे, ये आर स्ट्रेन वाली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इंजेक्ट कर दी इन्होंने माइस के अंदर। ठीक है, माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो बताओ ये आर स्ट्रेन वाला निमोनिया कॉज करेगा नहीं? निमोनिया कॉज नहीं करेगा। तो देखा उन्होंने कि माइस जिंदा है। ठीक, माइस जिंदा रहा, इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ? माइस जिंदा रहा। और माइस जो जिंदा है, यहाँ पे देखो माइस एलाइव है। और इन्होंने क्या किया, उस एलाइव माइस से, जो जिंदा माइस है, उस माइस के अंदर से उन्होंने फिर क्या देखा कि आर स्ट्रेन उन्होंने रिकवर किया। उनको आर स्ट्रेन दिखाई दिया उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आर स्ट्रेन जाएगा उसके अंदर, सर्वाइव करेगा, नंबर बढ़ाएगा, तो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे यहाँ पर। फिर उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया ली और एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दी माइस के अंदर। तो जैसे इन्होंने एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया जब माइस के अंदर इंजेक्ट की तो क्या हुआ? माइस की डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई? क्योंकि एस स्ट्रेन वाले निमोनिया कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये निमोनिया कॉज करेंगे और निमोनिया कॉज करेंगे तो उसकी वजह से माइस की डेथ हो जाएगी। और इन्होंने क्या देखा कि जो डेथ माइस है, वो माइस जिसकी डेथ हो चुकी है, उस डेड माइस की बॉडी से उन्होंने क्या रिकवर किया? उनको वहां पर एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया जो है वो रिकवर हुई उनके डेड माइस की बॉडी से। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया इसको हीट किल्ड कर दिया। ठीक है, हीट किल्ड करने से क्या हुआ? डीनेचर हो जाएगा आपका, है ना, जेनेटिक मटेरियल डीनेचर हो गया आपका। तो ये एस स्ट्रेन वाले को जब हीट किल्ड किया और हीट किल्ड करने के बाद जब उन्होंने इंजेक्ट किया तो क्या देखा? अब माइस की डेथ नहीं हुई। यानी हीट किल्ड करने की वजह से अब ये क्या नहीं रह गया बताओ? ये वायरुलेंट नहीं रह गया, अब ये डिजीज कॉज करने में सक्षम नहीं है। तो क्या देखा इन्होंने कि माइस जिंदा है इस कंडीशन में। और जिंदे माइस से, लाइव जो माइस है, जिंदा माइस से उन्होंने क्या रिकवर किया? इस लाइव माइस से उन्होंने डेड एस स्ट्रेन रिकवर किया, क्योंकि जो डीनेचर कर चुका था, डेथ हो चुकी है उसकी, ये डेड माइस से इन्होंने क्या किया? रिकवर किया यहाँ पर। और उन्होंने अपना जो दूसरा सेटअप एक और तैयार किया, उसमें उन्होंने क्या किया बच्चे? जो आर स्ट्रेन था, ठीक है, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाली जो बैक्टीरिया है, जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाली जो डेथ कॉज नहीं करा रही थी, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर लिया और वो मिक्सचर जो है वो इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर।
और जब इन्होंने आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मिक्सर इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर, तो देखा माइस की डेथ हो गई। माइस की डेथ वैसे नहीं होनी चाहिए थी बच्चे, क्यों? क्योंकि हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला भी डेथ नहीं करा रहा है, ठीक, क्योंकि डिनेचर हो चुका है वो, और आपका आर स्ट्रेन वाला तो वायरुलेंट होता ही नहीं है। लेकिन यहां पर क्या दिखा उनको, उन्होंने देखा कि जो मिक्सर था आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जो मिक्सर था उसको जब इंजेक्ट किया गया तो देखा उन्होंने कि माइस की डेथ हो गई। और उन्होंने इस डेड माइस से क्या दिखा, इस डेड माइस से उन्होंने लाइव एस स्ट्रेन को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अब ये उनको समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि जब हम हीट किल्ड को दे रहे हैं तब तो डेड है वो, लेकिन यहां पर जब इस हीट किल्ड को आर स्ट्रेन के साथ मिलाकर दे रहे हैं तो माइस की डेथ भी हो रही है, और डेड माइस से उनको क्या मिल रहा है, डेड माइस से उनको लिविंग एस स्ट्रेन मिल रही है। तो इसके लिए उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब उन्होंने इस आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जब मिक्सर बनाया था तो उस मिक्सर में क्या हुआ, उस मिक्सर के अंदर, ठीक है, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कुछ ऐसा बायोमोलिक्यूल था जो कि क्या ट्रांसफर हो गया, वो ट्रांसफर हो गया इस आर स्ट्रेन के अंदर। और इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन के उस पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल के ट्रांसफर होने की वजह से, आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर होने की वजह से ये आर स्ट्रेन जो है ये कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में। ये आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, ये आर स्ट्रेन आपका कन्वर्ट हो गया है एस स्ट्रेन में, और इस कन्वर्जन की वजह से इसने क्या किया है, डेथ करा दी माइस की। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला अपना कि इस मिक्सचर में, जो मिक्सचर उन्होंने बनाया आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया से कुछ बायोमोलिक्यूल जो है यहाँ से निकलकर किसके अंदर ट्रांसफर हो गया, आर स्ट्रेन वाले के अंदर ट्रांसफर हो गया, और इस ट्रांसफर की वजह से ये आर स्ट्रेन वाला इसका बायोमोलिक्यूल लेकर ये आर स्ट्रेन वाला किस में, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, और इस एस स्ट्रेन में कन्वर्जन होने के बाद अब ये खुद वायरुलेंट हो चुका है और इसने क्या किया, डेथ कॉज कर दिया, और वही एस स्ट्रेन क्या हुआ, इनको यहाँ पर मिला डेड माइस के अंदर। लेकिन ये बायोमोलिक्यूल का नेचर क्या था, वो बायोमोलिक्यूल था क्या जो कि ट्रांसफर हुआ है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर, ये ग्रिफिथ साहब नहीं बता पाए। ये आपको याद रखना है बच्चे, इन्होंने बोला कुछ बायोमोलिक्यूल ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वो बायोमोलिक्यूल क्या था ये हमारे ग्रिफिथ साहब नहीं बता पाए, ये उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो उसको किसने बताया कि वो बायोमोलिक्यूल क्या था, उस पर हम चलते हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं इन्होंने क्या बताया। देखिए, तो हमारे ग्रिफिथ साहब ने क्या कंक्लूड किया कि दैट द मिक्सचर ऑफ लिविंग आर एंड हीट किल्ड एस स्ट्रेन कॉज निमोनिया एंड डेथ ऑफ द माइस। सही बात है, दोनों का मिक्सचर जब उन्होंने दिया तो निमोनिया हुआ और माइस की डेथ हो गई। बिकॉज, क्यों डेथ हुई, बिकॉज सम बायोमोलिक्यूल फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कुछ जो बायोमोलिक्यूल है वो क्या हुआ, ट्रांसफर्ड हो गया टू लिविंग आर स्ट्रेन, और इस ट्रांसफर की वजह से, लिविंग आर स्ट्रेन में ट्रांसफर की वजह से, एंड ट्रांसफर्ड आर स्ट्रेन, इसने क्या किया, इस आर स्ट्रेन को ट्रांसफर कर दिया एस स्ट्रेन में, और ये एस स्ट्रेन तो वायरुलेंट होती ही है, और इस एस स्ट्रेन ने क्या किया, डेथ, माइस की डेथ करा दी, ठीक है। तो हमारे जो तीन साइंटिस्ट हैं बच्चे, एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी, इन तीनों साहब ने क्या किया, ये प्रूफ कर दिया कि जो बायोमोलिक्यूल जो ट्रांसफर हो रहा था हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर, वो डीएनए था। अब इन्होंने ये कैसे प्रूफ किया वो देखते हैं हम। तो इन्होंने ये जो मिक्सर था बच्चे, आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जो मिक्सर था, इस मिक्सर में सबसे पहले इन्होंने आरएनएस डाला। आरएनएस क्या करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। तो जब इन्होंने आरएनएस इसके अंदर डाला, आरएनएस एंजाइम यहाँ पर डाला, तो क्या देखा उन्होंने, उसके बाद भी जब ये मिक्सर इंजेक्ट किया जा रहा था तो माइस की डेथ हो जा रही थी। यानी अगर इन्होंने आरएनएस डाला तो उसने आरएनएस को तो यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, ठीक है, इस एस स्ट्रेन वाले के आरएनए को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आरएनए के डिस्ट्रक्शन के बाद भी डेथ हो रही है, यानी कुछ और है जो कि ट्रांसफर हो रहा है इस एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर। फिर उन्होंने क्या किया, प्रोटीएज डाला, ठीक है, प्रोटीएज क्या करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे। तो प्रोटीएजेस डालने के बाद भी क्या देखा कि माइस की डेथ हो जा रही है, यानी प्रोटीन भी नहीं है जो कि ट्रांसफर हो रहा है। अगर प्रोटीन होता जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हो जाता बताओ, डेथ नहीं होती वहाँ पर। फिर इन्होंने क्या डाला वहाँ पर, डीएनएस डाला, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। और जब डीएनए के डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को उन्होंने डाला तो क्या देखा, इस कंडीशन में अब माइस जिंदा है, माइस लाइव है, माइस की डेथ नहीं हुई। यानी इससे उनको पता चल गया कि यहाँ से शायद डीएनए ही था जो कि एस स्ट्रेन से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जा रहा था। क्योंकि जब डीएनएस दिया गया, डीएनएस क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और डीएनए के डिस्ट्रक्शन के बाद क्या देखा गया कि माइस जिंदा है, मतलब कि आर स्ट्रेन ही बना रहा, ये एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। यानी वो बायोमोलिक्यूल जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा था एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, वो आपका डीएनए था। तो यहाँ उन्होंने प्रूव कर दिया
कि बायोमोलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रिफिथ वॉज डीएनए, मॉलिक्यूल डीएनए था, इन्होंने प्रूव कर दिया। एवेरी मैकलॉड मैकार्टी साहब ने ये तो प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, यही वो बायोमोलिक्यूल है जो ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन सारे जो साइंटिस्ट थे उस समय के वो कन्विंस नहीं हुए उस बात से। तो उसके बाद एक और हमारा एक्सपेरिमेंट आया, हर्सी एंड चेज साहब ने एक्सपेरिमेंट किया अपना। तो हमारे हर्सी और चेज साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कर दिया, ये कम्प्लीटली पूरी तरह से प्रूव कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। अब ये करने के लिए इन्होंने क्या किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या किया बच्चे कि 2 सेट तैयार किए बैक्टीरियोफेज वायरस के, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस के 2 सेट इन्होंने तैयार किए। कौन से 2 सेट थे वो, तो जो एक सेट में था, एक सेट के अंदर क्या था बताओ, कि वो जो बैक्टीरियोफेज वायरस था उसको उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में रखा, और जब रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में रखा तो क्या हुआ, उस बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर जो सल्फर था वो रेडियो एक्टिव हो गया। और सल्फर जो है, ठीक है, सल्फर, और सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर किस चीज़ का कंस्टिट्यूएंट होता है, तो सल्फर बच्चे वो प्रोटीन, हम बात करें कुछ अमाइनो एसिड है जैसे कि सिस्टीन हो गया, मैथियोनिन हो गया, तो ये सिस्टीन और मैथियोनिन जो अमाइनो एसिड होती हैं इनका कंटेंट होता है सल्फर। तो जब उनको, उन बैक्टीरियोफेज वायरस को आप सल्फर वाले मीडियम में, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में ग्रो कराओगे तो क्या होगा, ऐसे मीडियम में जो बैक्टीरियोफेज वायरस ग्रो करेंगे उनका प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव होगा, उनके प्रोटीन के अंदर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जिन अमाइनो एसिड से बना है, जो कि कौन सी अमाइनो एसिड है, सिस्टीन और मैथियोनिन। सिस्टीन और मैथियोनिन अमाइनो एसिड का जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो आपका सल्फर होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, उन वायरल प्रोटीन के अंदर क्या मिला आपको, रेडियो एक्टिव सल्फर देखने को मिलेगा। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में रहे हैं उनके अंदर आपको वायरल प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगी, उनकी वायरल प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगी, लेकिन उनका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डीएनए के अंदर तो सल्फर होता ही नहीं है, पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, तो डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता है, ठीक। तो इस कंडीशन में, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले कंडीशन में क्या होगा, वायरल प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव होगी लेकिन वायरल डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। और जो उन्होंने दूसरा जो सेट तैयार किया उसमें क्या किया उन्होंने, उस बैक्टीरियोफेज वायरस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में तैयार किया, ठीक। तो जब उनको आप रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में रखोगे तो हमें पता है बच्चे कि फॉस्फोरस किसका कंस्टिट्यूएंट होता है, डीएनए का, ठीक। तो इस केस में क्या होगा कि वो जो बैक्टीरियोफेज वायरस होंगे उनका जो डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा, वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इट विल एंटर इन डीएनए। एंड अगर हम देखें प्रोटीन, किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर बच्चे, किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर फॉस्फोरस जो है वो कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है, और जब किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर फॉस्फोरस कंस्टिट्यूएंट नहीं है तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है वो उनके प्रोटीन के अंदर एंटर नहीं करेगा। यानी वो वायरस जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो कराए गए हैं उनका केवल डीएनए ही रेडियो एक्टिव होगा और उनकी प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होगी, वो नॉर्मल होगी। तो ये 2 सेट उन्होंने तैयार कर लिए, एक तो रेडियो एक्टिव वायरस तैयार किया उन्होंने जिसका बैक्टीरियोफेज वायरस तैयार किया जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस है। और दूसरा जो उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस तैयार किया, दूसरा जो सेट तैयार किया उसके अंदर क्या है, उन वायरस के अंदर उनका जो प्रोटीन है, ठीक है, उनका जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव है, उस रेडियो एक्टिव सल्फर है उनके प्रोटीन के अंदर। अब इन बैक्टीरियोफेज वायरस के हेल्प से उन्होंने क्या किया, किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं हम। देखिए, तो अब बात करते हैं बच्चे हर्सी और चेज साहब का जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने क्या किया। देखिए, तो ये देखिए आपका एक ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, दूसरा ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो इस बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर है, और इस बैक्टीरियोफेज वायरस के पास रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। तो जब रेडियो एक्टिव सल्फर वाला जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसका क्या करा, इन्होंने इन्फेक्शन करा दिया बैक्टीरिया पर, और इन्फेक्शन के दौरान क्या करेगा, वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, वो सेंड कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है जिस भी होस्ट को वो इन्फेक्ट करता है। तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल देखो इसने ट्रांसफ़र कर दिया इसमें, और जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया फिर हमने क्या किया, एजिटेट करके, हिलाकर क्या किया, उनको ब्लेंडर के अंदर एजिटेट करके इनका जो कॉन्टैक्ट है उसको ब्रेक करा दिया। इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। पहला इन्फेक्शन कराया फिर ब्लेंडिंग कराया। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, एजिटेट कराकर, ब्लेंडर में एजिटेट कराकर ये कॉन्टैक्ट जो है ये ब्रेक करा देते हैं। देखो कॉन्टैक्ट यहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया, हाई स्पीड पे उसको रिवॉल्व करा दिया, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और हाई स्पीड पे जब रिवॉल्व कराते हैं बच्चे, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है बताओ, जो लो मोलिकुलर वेट वाले होते हैं सुपरनेटेंट्स ऊपर चले जाते हैं, जो हाई मोलिकुलर वेट वाले होते हैं नीचे चले जाते हैं। तो वही देखा गया कि जो सुपरनेटेंट था, सुपरनेटेंट में कौन जाएंगे, आपके वायरस जाएंगे, लो मोलिकुलर वेट वाले। तो इस वायरस के अंदर जो सुपरनेटेंट था उसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था। क्यों रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर इन्होंने ट्रांसफ़र ही नहीं किया। क्यों ट्रांसफ़र नहीं किया, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन का कंटेंट होता है, प्रोटीन थोड़ी ना ट्रांसफ़र करते हैं, वायरस तो अपना डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं, ये हमें पता है। और शायद इसीलिए
इस केस में जब रेडियो एक्टिव सल्फर वाला जो केस है, जो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला केस है, इसमें क्या होगा, जो सुपरनेटेंट था उनका, सुपरनेटेंट के अंदर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, ठीक है। वहीं लेकिन जो दूसरा केस था, दूसरे केस में क्या था, इसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर वाला कंटेंट था। तो रेडियो एक्टिव सल्फर वाले केस में क्या हुआ, जब इन्फेक्शन कराया तो क्या करेगा, वो अपना डीएनए ही ट्रांसफर करता है, जेनेटिक मटेरियल उसने ट्रांसफर किया होगा, और जब ट्रांसफर किया इन्फेक्शन के दौरान फिर उसकी ब्लेंडिंग करा दी, कॉन्टैक्ट को ब्रेक करा दिया और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या देखा गया कि जो सुपरनेटेंट थे वो रेडियो एक्टिव नहीं थे। क्यों रेडियो एक्टिव नहीं थे, क्योंकि जो सुपरनेटेंट थे उसमें वायरस आएंगे और बैक्टीरियोफेज वायरस तो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर चुके हैं। और इस केस में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले केस में रेडियो एक्टिव कौन है, जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आपने लिया है। तो क्या देखा गया कि इस केस में क्या हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर आपको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल देखने को मिला, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल देखने को मिला, और सुपरनेटेंट के अंदर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं था। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्यों रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल आ गया, क्योंकि इन वायरस ने इन्फेक्शन के दौरान अपना जेनेटिक मटेरियल शायद इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, डीएनए ट्रांसफर कर दिया। तो साफ साफ यहाँ पर पता चल गया कि ये डीएनए ही है जो कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है वायरस के द्वारा, ना कि प्रोटीन। क्योंकि अगर प्रोटीन होता तो प्रोटीन भी आपको देखने को यहाँ पर मिलता, लेकिन जब आपने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव लिया है तो बैक्टीरिया उस समय रेडियो एक्टिव आपको देखने को नहीं मिल रही है, उसमें सुपरनेटेंट आपको रेडियो एक्टिव देखने को मिल रहा है। और इस केस में सुपरनेटेंट क्या होगा, रेडियो एक्टिव नहीं रह गया, नो रेडियो एक्टिविटी इज डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। क्यों सुपरनेटेंट के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया जो वायरस है, वायरस ने अपना रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जो डीएनए था वो ट्रांसफर कर चुका है वो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं बच्चे कि जो हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है ये अनइक्विवोकल प्रूफ है किस चीज़ के लिए, कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता चल गया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि बच्चे जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें जिसको आप कहना चाहते हो कि जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए बताओ, इट मस्ट बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी बहुत ईजिली लॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें और क्या हमारी एबिलिटी होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल के पास, इट मस्ट हैव एबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की एबिलिटी होनी चाहिए उसके पास, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाए, ठीक। और उसके पास जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है बताओ, जीन ही तो स्टोर करके रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी हुई है वो एक्सप्रेस भी होनी चाहिए मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में। मेंडेलियन कैरेक्टर के बारे में आपने पढ़ा है कि वो जो जीन है वो जीन एक्सप्रेस भी होनी चाहिए। हाइट की जीन है तो हाइट की जीन एक्सप्रेस करके हाइट कोड करनी चाहिए, कलर की जीन है तो वो एक्सप्रेस करके अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देना चाहिए उसको, ठीक है। और अगर हम बात करें और क्या क्या आपको चाहिए जेनेटिक मटेरियल कहने के लिए किसी से भी बायोमोलिक्यूल को, तो उसके पास म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, इट मस्ट हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूटेशन। देखिए वो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल तो हो, सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर चेंजेस के भी चांस होने चाहिए, क्योंकि अगर चेंजेस के चांस नहीं होंगे तो फिर इवोल्यूशन कैसे होगा, वेरिएशन कैसे आएगा, ठीक है। तो इसके पास म्यूटेशन की भी एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन बहुत हाई रेट से नहीं होना चाहिए, बहुत हाई रेट की म्यूटेशन की एबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो स्लो रेट से चेंज हो उसके अंदर, जिससे कि इवोल्यूशन हो सके, क्योंकि म्यूटेशन और वेरिएशन के बिना क्या होगा, इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और इट मस्ट हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, अपने आप को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। देखा हमने, बताओ डीएनए हमारा जब सेल डिवीजन की बारी आती है तो एस फेज में डिवाइड कर गया, तो ये सब प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसके पास। तो अगर हम बात करें हमारा कहीं ना कहीं ये जो आपने देखा यहाँ पर, ये आपके पास आरएनए और डीएनए ये दो चीज़ें बचते हैं अब कि किसको हम बोलें ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम देखें अगर आरएनए और डीएनए में अगर हम कंपेयर करें स्टेबिलिटी का, तो हमारा डीएनए जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चे, आरएनए कंपेयर में हमारा डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है, तो आप दो रीज़न दे सकते हो एकदम जो आप पढ़ कर आए हो, ठीक है। हमारे आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है, और उस यूरेसिल की जगह पर डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है। तो डीएनए के अंदर ये जो थायमिन का प्रेजेंस है बच्चे, इसकी वजह से हमारा डीएनए जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू आरएनए, ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। और क्या रेस्पॉन्सिबल है डीएनए को स्टेबल करने के लिए, तो डीएनए के अंदर जो शुगर होता है बच्चे, कैसा शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, वहाँ भी मैंने आपको बताया था। तो इस डीऑक्सीराइबोस शुगर होने की वजह से हमारा क्या है, डीएनए जो है एज कम्पेयर टू आरएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। और वहीं हमारे आरएनए के अंदर क्या होता है बताओ, राइबोस शुगर होता है, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी उसकी कम है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वहाँ पर राइबोस शुगर OH जो ग्रुप है ज़्यादा वो रिएक्टिव है, जिसकी वजह से आरएनए लेस स्टेबल हो जाता है। और इन सब कारणों की वजह से अगर हम बात करें बच्चे, आरएनए के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन की बहुत हाई रेट से पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है, ठीक है। म्यूटेशन की बहुत हाई रेट की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी आरएनए में। इसीलिए हम बोलते हैं कि डीएनए इज़ द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। क्यों, इसमें म्यूटेशन उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो रहा है, ज़्यादा स्टेबल है, म्यूटेशन हो रहा है लेकिन बहुत स्लो रेट से हो रहा है, जो कि इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, लेकिन बहुत फास्ट रेट से म्यूटेशन नहीं हो रहा, जैसा कि आप आरएनए के अंदर देखने को मिलोगे। इसीलिए आरएनए जिनका जेनेटिक मटेरियल होता है उनके अंदर जो म्यूटेशन है बहुत हाई रेट से होता है।
इसीलिए क्या होता है बच्चे, जो वायरल डिजीजेज हैं उनको ट्रीट करना इतना ईजी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या आरएनए होता है। तो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल वाले जो वायरस हैं, वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत हाई रेट से चेंज करते हैं। HIV वायरस की बात देख लो, क्या बहुत हाई रेट से उनका आरएनए जो है वो चेंज कर रहा है, म्यूटेशन हो रहा है उसके अंदर, और उस म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है बताओ, वो आप एग्जैक्ट उसके लिए कोई ड्रग कंपोजिशन तैयार नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत हाई रेट से म्यूटेट कर रहे हैं, हर टाइम चेंज कर रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं बच्चे, हमारे जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमने कंक्लूजन निकाला है क्या चीज़, कि DNA जो है हमारा वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल हो गया। यहाँ पर DNA इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चे रेप्लिकेशन ऑफ DNA। रेप्लिकेशन ऑफ DNA का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम DNA को डिवाइड करेंगे, एक DNA से 2 DNA बना लेंगे। तो ये एक DNA से 2 DNA कैसे बनाया जा सकता है, इसकी तो पूरी मैकेनिज्म यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चलकर, लेकिन मैं इस चीज़ को आपको समराइज करके बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली होने वाला क्या है यहाँ पर, कैसे 1 से 2 DNA बन जाते हैं। तो 1 से 2 DNA बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, जो हमारा ये डबल हेलिकल DNA है, इसके अंदर जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, हमें क्या करना है, इस रेप्लिकेशन के दौरान हम क्या करते हैं, इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को किसी एक छोर से पकड़ते हैं, और उस एक छोर से क्या करते हैं, इनकी ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी एक जगह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड की तोड़ने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गई, और इन दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग करने के बाद एक एंजाइम की हेल्प से, DNA पॉलीमरेज एंजाइम जिसको हम बोलेंगे, उस एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे, वो एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ DNA, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वो जो न्यूक्लियोटाइड रखे हुए हैं, उन न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ले आकर जोड़ना शुरू कर देगा इनके कॉम्प्लीमेंट्री, जो भी जो DNA है, DNA की जो ये स्ट्रैंड है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो भी सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का, उन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर वाले, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या किया जाएगा, उनके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लाकर हम यहाँ पर जोड़ते हुए चले जाएंगे, और उनके बीच में बॉन्ड बनता चला जाएगा, और इस तरीके से जो DNA है बच्चे, क्या करेंगे हम यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक और यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते चले जाएंगे, और फाइनली ऐसा काम जैसा आप यहाँ पर कर रहे हो वैसा दूसरी स्ट्रैंड के साथ भी होगा, उसकी भी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर एक चेन बनाई जाएगी, ठीक है, उसको भी सेपरेट किया है, और इस तरीके से आप DNA को सेपरेट करते चले जाते हो, अलग दोनों स्ट्रैंड को अलग करते चले जाते हो, और एक छोर से काम शुरू करते हो और अलग अलग करते चले जाओगे, और एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक पहुंच जाएंगे DNA के, और DNA को हम क्या करेंगे पूरी तरीके से, अब देखिए, अब ये जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बने, ये एक DNA बन जाएगा, ठीक है, और ये एक DNA बन जाएगा। तो इस तरीके से एक से हम 2 DNA बना लेंगे। तो ये हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखते हैं ये काम शुरू कैसे होता है। तो मैंने अभी बताया आपको, इस काम को हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो इस DNA के अंदर वो जो पॉइंट होता है जहाँ से ये रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, DNA को डिवाइड करने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इनको हम? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट हो गई हमारे DNA की जहां से ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब ये होगा क्या, एक्चुअली बात करें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता होगा, एक सीक्वेंस होता होगा न्यूक्लियोटाइड का, क्योंकि DNA के अंदर, पूरे DNA के अंदर है ही क्या, केवल न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ही तो पड़े हुए हैं। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जहां से आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जहां से हम दोनों हमारी जो DNA की स्ट्रैंड है उनको सेपरेट करना स्टार्ट करेंगे। अब ये सेपरेट कैसे होते हैं, तो उनकी अगर बात करें तो जहां पर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, जहां पर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट है, उस साइट पर जब DNA को डबल करना होता है एस फेज में, ठीक है, न्यूक्लियर DNA की अगर बात करें तो कब डिवाइड होता है, वो एस फेज में होता है। तो एस फेज की जब बात आती है, जब एस फेज की स्टार्टिंग होती है इंटरफेज के दौरान, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये इनिशिएशन प्रोटीन जो है, एक इनिशिएशन प्रोटीन है, ये इनिशिएशन प्रोटीन आकर बाइंड हो गई है आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पर। और जब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पर ये इनिशिएशन प्रोटीन जब बाइंड होती है, तो इसकी बाइंडिंग की वजह से दोनों जो स्ट्रैंड है, ये जो दोनों आपके स्ट्रैंड है DNA के, ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में एक एंजाइम की लोडिंग करा दी जाती है। क्या करा दी हम लोगों ने? लोडिंग करा दी एक एंजाइम की, और उस एंजाइम का नाम क्या है? हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। और जैसे इस हेलिकेज एंजाइम की लोडिंग कराई जाती है दोनों इन स्ट्रैंड के बीच में, तो ये हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है, नाम ही देखिए क्या है, हेलिक्स एज हुआ, हेलिकेज। हेलिकेज मतलब क्या, ये हेलिक्स जो है,
इस हेलिक्स को क्या करेगा, अनबाइंड कराएगा, तोड़ने का काम करेगा। अब हेलिक्स को कैसे तोड़ेगा, तो हमारे डीएनए के अंदर ये जो दोनों हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती हैं ये आपस में कैसे जुड़ी हैं, तो हमें पता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़े हैं, ठीक है। दोनों तरफ के जो नाइट्रोजन बेसेस है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस कराने की वजह से क्या होते हैं, दोनों जो स्ट्रैंड हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अब ये अलग हो गए, ठीक है। तो ये हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया बताओ, हेलिकेज एंजाइम ने डीएनए जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर तोड़ दिया, उसके टूटने की वजह से हमारे जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे से अब अलग हो गई हैं, ठीक है। और जैसे ही आपके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे हम बोलेंगे हमारा अब काम शुरू हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये बना रखा है ये पॉइंट, जहां पर ये आपके दोनों स्ट्रैंड जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, देखिए तो जिस पॉइंट पर ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है, वहां पर इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड आपके ओपन हो गए, ठीक। और जैसे ही स्ट्रैंड अलग होंगे, अभी बताओ ये दोनों एक दूसरे से देखो यहाँ पर बाइंडेड है, हेलिकली बाइंडेड है दोनों एक दूसरे से, और जैसे आप इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ोगे और जैसे इन दोनों स्ट्रैंड को आप अलग करोगे, अलग होते ही क्या होगा, इनके पास टेंडेंसी होगी दोबारा से क्या करने की, फोल्डिंग करने की, क्योंकि वो तो लपेटे हुए एक दूसरे के ऊपर, तो जैसे अलग करोगे छोड़ते ही फिर वो फोल्ड करना शुरू करेंगे, ठीक। तो इस अगर ये फोल्डिंग हो गई तो फिर हम कॉपी नहीं कर पाएंगे उसकी। तो इस फोल्डिंग को रोकने के लिए क्या होता है, जैसे ही हेलिकेज अपना काम करता है तुरंत जैसे ही दोनों अलग होते हैं, जैसे ही दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग होते हैं, इनके अलग होते ही इन सिंगल स्ट्रैंड से क्या होता है, एक प्रोटीन आकर बाइंड हो जाती है, देखिए। और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। क्या नाम दिया इसको हम लोगों ने, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोला इसको हम लोगों ने, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, जैसे ही ये सिंगल स्ट्रैंड पर आकर बाइंड होगी, अब इसकी बाइंड होने के बाद अब क्या होगा, अब ये जो फोल्डिंग होने वाली थी सिंगल स्ट्रैंड की, वो फोल्डिंग अब नहीं होगी, अभी स्टेबलाइज हो गया। अब इसको हम यूज कर सकते हैं ढांचे की जैसे, इसको अभी हम यूज करेंगे टेम्पलेट के जैसे यूज करेंगे हम। देखिए हमारा टेम्पलेट तैयार हो गया, अब इसकी कॉपी करेंगे, नकल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो आपने ये जो दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड है इनको सेपरेट किया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के, और जहां पर ये सेपरेशन किया गया है इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, इस सेगमेंट को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं इस सेगमेंट को, जहां से आपने स्टार्ट किया है अनबाइंड करके दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को जो अनबाइंड किया है, उस सेगमेंट को आप क्या बोलोगे, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। अब चलिए अपना काम अब शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला था, अब क्या करनी है, हमें नकल करनी है। यहां पर जो भी आपके नाइट्रोजन बेसिस यहां पर है, जिस तरह का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जो यहां पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, उसी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड हम यहां पर लेकर आएंगे। यहां पर ए है तो टी आएगा, जी है तो सी आएगा, सी है तो जी आएगा, टी है तो ए आएगा, ये सारी चीजें आती चली जाएंगी। और इनको लाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये काम कौन कराएगा, ये काम हमारा कराता है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहां बहुत बड़ी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये डीएनए पॉलीमरेज जो है इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये इस कॉपी की जो मैकेनिज्म है, ये जो आपकी रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म है, इसको स्टार्ट करने की एबिलिटी इसके पास नहीं है, कि इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। ये स्टार्ट नहीं कर सकता मतलब कि जो इनिशियल जो न्यूक्लियोटाइड है ये उनको नहीं ला सकता। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो कैसे शुरुआत किया जाए इस प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस को शुरुआत करने के लिए यहां पर एक और हमारा एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमेज एंजाइम। ये प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, ये प्राइमेज एंजाइम यहां पर एक आरएनए की चेन बनाएगा छोटी सी, और ये जो आरएनए की छोटी सी चेन बनी है इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, जो इस प्राइमेज एंजाइम ने बनाया है, वो आरएनए की चेन भी इनके कॉम्प्लीमेंट्री होगी। यहां पर ए है तो यहां पर यू आएगा, जी है तो यहां पर सी आएगा, ठीक है। लेकिन ये स्टार्टिंग में जो ये छोटी सी जो चेन बनी है आरएनए की, इस प्रोसेस को स्टार्ट कराने के लिए इस छोटे से सेगमेंट को हम बोलते हैं प्राइमर। क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइमर। और इस प्राइमर को बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्राइमेज एंजाइम। और ये प्राइमर क्या होता है, प्राइमर ये डीएनए की चेन नहीं है, ये प्राइमर आपकी आरएनए की चेन होती है। ये एक हमारी एक छोटी सी चेन है, आरएनए का छोटा सा सेगमेंट है जो कि शुरू में बनाया गया है ताकि इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाए। अब जब ये प्राइमर बन जाएगा तो प्राइमर बनने के बाद क्या होगा, अब इसके बाद काम सही है, इसके बाद बहुत आसानी से क्या होगा, आपका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड रखे हुए हैं उन न्यूक्लियोटाइड को इनके कॉम्प्लीमेंट्री लाकर जोड़ना शुरू कर देगा। यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है तो ये जी वाला, ठीक है, ग्वानिन नाइट्रोजन बेस वाला न्यूक्लियोटाइड लाएगा। टी है तो ए लेकर आएगा, ए है तो टी लेकर आएगा, सी है तो जी लेकर आएगा। वो लाइन से लाता चला जाएगा और जोड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और ये लाइन से जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं इनके बीच में क्या करेगा, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के, हमने देखा है दो जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड होते हैं
इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाता चला जाएगा और वो जोड़ता चला जाएगा और ये चेन आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बच्चे, ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की? तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या बोलता है कि मैं केवल 5 to 3 वाला ही स्ट्रैंड बना सकता हूं। देखो यहां पर, देखो जैसे कि आप देख रहे हो 5 to 3 डायरेक्शन में ही मैं बना सकता हूं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है बच्चे, ये क्या कर सकता है, अगर हम बात करें अपने मोनोमर्स के बारे में अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड आपने देखा है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, ये एक सुगर होता है, ये आपका दूसरा सुगर यहां पर हो गया, ठीक है, पेंटोस सुगर हो गया, और पेंटोस सुगर में क्या होता है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन हो गया, ठीक है, ये फोर्थ कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या लगाते हो, CH2H लगाते हो, यहीं से फॉस्फेट लगाते हो, तो बोलते हो कि फिफ्थ कार्बन से हमारा क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड कार्बन पे क्या होता है, OH ग्रुप होता है, और यहाँ पर फिफ्थ कार्बन का फिर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आएगा, फिफ्थ कार्बन से अटैच जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक। और ये हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये केवल 3 to 5 डायरेक्शन में ही केवल बॉन्ड बनवा सकता है, केवल ऐसे बॉन्ड बनवा सकता है। मतलब कि जो फर्स्ट वाला पेंटो सुगर है उसके थर्ड OH से, और बाद वाले आने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, बाद वाला न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड का जो सुगर है उसके फिफ्थ कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप है, उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उन दोनों के बीच में केवल ये क्या कर सकता है, ईस्टर बॉन्ड बनवा सकता है। मतलब ये केवल 3 to 5 डायरेक्शन में ही क्या कर सकता है, बॉन्ड बनवा सकता है, ठीक है। और जब केवल 3 to 5 डायरेक्शन में बॉन्ड बनवाएगा तो बताइए क्या होगा, ये वाली जो सबसे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगी उसकी फिफ्थ एंड फ्री रह जाएगी, और जो मान लो सबसे लास्ट, यही मान लो सबसे लास्ट है, तो इसका कौन सा फ्री रहेगा, इसका थर्ड एंड फ्री रहेगा। यानी ये जो नई चेन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो जो नई चेन बनेगी आप देख रहे हो, इधर 5 और इधर थर्ड फ्री रहेगा। ये इसकी शर्त है कि ये केवल 3 to 5 डायरेक्शन में ही बॉन्ड बनवाएगा, जिसकी वजह से जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो 5 to 3 डायरेक्शन वाली ही नई चेन बनेगी। तो ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर, और हमें पता है जो डीएनए का यहां पर 3 to 5, जो 3 to 5 वाला स्ट्रैंड है, ये तो यहां पर काम कर जाएगा, ये तो टेम्पलेट की तरह काम कर जाएगा, और इस पर हम 5 to 3, देखो इस पर आराम से 5 to 3 बनाते हुए चले जाएंगे, और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए, वो हम सब पढ़ चुके हैं, क्यों इसकी क्यों रिक्वायरमेंट हो आप पढ़ चुके हो। तो इस तरीके से क्या होगा, जो 3 to 5 वाला जो स्ट्रैंड है उसकी तो कॉपी जो है, उसका तो जो कॉपीइंग का जो मैकेनिज्म है वो तो बहुत आसानी से ये डीएनए पॉलीमरेज कराता चला जाएगा, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस को लाकर जोड़ता चला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाएगा, और उसके हिसाब से क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ये जो एक तो स्ट्रैंड अच्छे से कॉपी होता हुआ चला जा रहा है, आप देख रहे हो। लेकिन ये अगर हम बात करें दूसरे स्ट्रैंड की बात करें, इस दूसरे स्ट्रैंड के साथ क्या दिक्कत है, तो दूसरे स्ट्रैंड की खुद ही जो डायरेक्शन है वो 5 to 3 है, इसका खुद 5 to 3 है, तो क्या इस पे भी हम 5 to 3 बना सकते हैं क्या? ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों फिर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेंगे, एंटी पैरेलल जब तक नहीं होगी तब तक बॉन्डिंग नहीं होगी, वो आप सब डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने डिस्कस किया है। तो इसके लिए दिक्कत क्या आती है, अब ये डीएनए इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है, नहीं भैया देखो डीएनए पॉलीमरेज तुम 5 to 3 काम करोगे, अच्छी बात है, तुम इसको कॉपी करो, अच्छी बात, लेकिन इसको भी कॉपी करके दो, इसको कैसे कॉपी करोगे? तो इसके साथ बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज कहता है ठीक है, देखो मैं अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता, मैं 3 to 5 ही बॉन्ड बनाऊंगा, मैं 3 to 5 ही बॉन्ड बनाऊंगा। तो उसके लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया जाता है। क्या दूसरा रास्ता अपनाया जाता है? तो इस हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया है, इस दोनों डीएनए की जो स्ट्रैंड है इसको क्या किया, अनवाइंड किया है, ठीक है, इनके दोनों डीएनए की स्ट्रैंड को इन्होंने अनवाइंड किया, सेपरेट किया है। तो जितने रीजन में इन्होंने इसको सेपरेट किया, जितने रीजन में ये अनबाइंडिंग हुई है, जितना रीजन सेपरेट हुआ है डीएनए का, उतने रीजन में जो 5, तो ये जो 5 to 3 वाला जो स्ट्रैंड है इसकी भी कॉपी हो सके, इसके लिए क्या होगा, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बच्चे, ये कुछ दूसरा रास्ता अपनाता है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद क्या करता है, देखिए यहाँ पर इसने क्या किया कि यहाँ पर ये जो 3 to 5 वाला स्ट्रैंड है, इस 3 to 5 वाले स्ट्रैंड पर तो क्या कर रही है, 5 to 3 आराम से बॉन्ड बनाता हुआ चला जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ चला जा रहा है, और ये पूरी चेन आगे बढ़ती हुई चली जाएगी ऐसे। लेकिन ये जो 5 to 3 वाला स्ट्रैंड है, इस पे क्या करेगा, ये उल्टे डायरेक्शन से काम शुरू करेगा, इधर से, ठीक है, इधर से अपना काम, प्राइमर यहां पर आकर बाइंड होगा और ऐसे काम शुरू होगा उल्टे डायरेक्शन में। और अगर आप इसको उल्टे डायरेक्शन में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने पेन कॉपी पर आप बनाकर देखिए कि अब ये पॉसिबल है। देखो यहां पर अब ये 3 to 5 हो गया ना, देखो ये 3 और ये 5 to 3 पर क्या हो जाएगा, 3 to 5 यहां बन जाएगा, 3 to 5। लेकिन वो अलग बात है, हमने इसको उल्टा बनाया। अब जब उल्टा बनाएंगे तो बताओ क्या होगा, नॉर्मल सी बात है। फिर यहां पर क्या होगा, देखो ये देखो यहां पर, यहां वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, देखो बता ही देता हूं मैं, ये देखिए ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, इसका जो ये पेंटोस सुगर है,
इसका यहां पर थर्ड फ्री रहेगा, यहां पर थर्ड, ये थर्ड, और दूसरा जो यहां पर आएगा, दूसरा जो आएगा इसका यहां पर फिफ्थ, तो इसको 5 to 3 ये बॉन्ड बना देगा, इसके 5 to 3 बॉन्ड बनाएगा। और इस 5 to 3 बॉन्ड बनाने की वजह से देखो यहां पर क्या हुआ है, फिफ्थ एंड फ्री हो गया, और जो लास्ट, अगर ये लास्ट है तो लास्ट का क्या फ्री रह जाएगा, थर्ड एंड फ्री रह जाएगा। तो इस तरीके से इनको जोड़ता हुआ चला जाएगा, और आराम से देखिए इधर इस डायरेक्शन में अगर इसको करोगे तो इधर आपका ये फर्स्ट कार्बन है, और फर्स्ट कार्बन से ही आपका क्या जुड़ा रहता है बताओ, नाइट्रोजन बेस जुड़ा रहता है यहाँ पर। तो नाइट्रोजन बेस आराम से इसको फेस करता हुआ आएगा, और ये बॉन्ड बनाते हुए चले जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ चला जाएगा। और इस तरीके से जब अगर हम इस तरीके से यहाँ पर 5 to 3 जब चलेंगे तो इस 5 to 3 वाले को भी हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो जितना सेगमेंट इस हेलिकेज एंजाइम ने खोला है, अनबाइंड किया है, पहले उतने सेगमेंट पर एक आपका ये एक छोटा सा ये डीएनए का सेगमेंट बना दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये हेलिकेज एंजाइम और आगे बढ़ेगा। ये जो हेलिकेज एंजाइम जहां पर लोडिंग की गई है इसकी, ये लोडिंग की जगह से और आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है, तो ये आगे बढ़ने के लिए एटीपी यूज करता है, मैग्नीशियम आयन और एटीपी की हेल्प से ये हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ना शुरू कर देता है। आगे बढ़ता है तो क्या करेगा बताओ, इसको और तोड़ेगा और अनबाइंडिंग करेगा। देखो यहाँ पर मैंने एक और सेगमेंट देखिए, पहले यहीं तक था, अब ये बढ़कर यहां तक आ गया। देखो इसने इतना सेगमेंट और खोल दिया। तो ये हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ता रहता है, सेगमेंट को खोलता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, दोनों को अनबाइंड करता हुआ चला जाता है। और यहां पर एक दिक्कत जो सबसे ज्यादा आएगी, जब ये हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ेगा बताओ, ये दोनों जो एक दूसरे से हेलिकली बाइंड है उनको ऐसे खोल रहा है, ऐसे ऐसे फैलाते हुए चला जा रहा है, खोलते हुए चला जा रहा है। तो जो हेलिकेज एंजाइम इन दोनों स्ट्रैंड को जब खोलेगा, ऐसे क्या होगा बच्चे, ये जो आपकी जो हेलिकेज एंजाइम के पीछे जहां पर अभी जो चेन आपस में जुड़े हुए हैं, इनके अंदर क्या होगा, इन स्ट्रैंड के अंदर बहुत ही ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी, टॉर्सन प्रोड्यूस होगा और जकड़न होगी इनके अंदर। क्यों जकड़न होगी, क्योंकि एक तरफ से इसको खोला जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, तो जो आपस में बाइंड है वो एक दूसरे के ऊपर और लपेटते हुए चले जाएंगे। तो इस टॉर्सन को दूर करने के लिए, ये तो दिक्कत है, यहाँ पर डीएनए के साथ दिक्कत हो रही है, यहाँ पर टॉर्सन क्रिएट हो रहा है। तो उस टॉर्सन को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एक एंजाइम का यूज करते हैं हम, टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा बच्चे, टोपोआइसोमरेज एंजाइम जब ये हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ता है, इसके आगे बढ़ने की वजह से दोनों स्ट्रैंड जब खुलते हैं, तो इसमें जो टॉर्सन क्रिएट हो रहा है आगे के वाले सेगमेंट में, उस टॉर्सन को दूर करने के लिए क्या करता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम एक सेगमेंट में कट लगा देता है। यहाँ पर ये कट लगा देता है, और कट लगाते ही क्या होगा, वो जो यहां पर टॉर्सन क्रिएट हुआ है, टॉर्सन फ्री हो जाएगा। और कट लगाने से टॉर्सन फ्री हो गया, दोबारा से ये यही टोपोआइसोमरेज कट भी लगाता है, और यही टोपोआइसोमरेज दोबारा से उस सेगमेंट को जोड़ देता है। तो कट लगाते ही जो टॉर्सन रिलीज हुआ है, फिर से उसको जोड़ दिया, काम सही हो गया। फिर ये आगे बढ़ेगा और खींचेगा इनमें, और जकड़न प्रोड्यूस होगी। उस जकड़न को दूर करने के लिए क्या करेगा, ये टोपोआइसोमरेज फिर एक कट लगाएगा, और फिर उस डीएनए के सेगमेंट को जोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं टोपोआइसोमरेज एंजाइम दो काम कर रहा है। एक तो आपका एंडोन्यूक्लियस का काम कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस का काम कर रहा है, मतलब कि आपका जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसको तोड़ने का काम कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड जो है उसको तोड़ रहा है, न्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस का काम कर रहा है। और यही टोपोआइसोमरेज दूसरा क्या काम कर रहा है, ये लाइगेज का भी काम कर रहा है, तोड़ने के बाद उनको जोड़ भी दे रहा है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को आपके। तो इस तरीके से अब ये हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, और ये टोपोआइसोमरेज काम करता है, जिसकी वजह से टॉर्सन क्रिएट नहीं हो रहा है। जो टॉर्सन वहां पर क्रिएट हो रहा है उसको वो सब्टल कर दे रहा है। ठीक है, तो जो पहला सेगमेंट था, देखो पहले सेगमेंट को तो आपने देखो यहाँ पर कॉपी कर दिया, और इस हेलिकेज के आगे मूव करने की वजह से एक और सेगमेंट यहाँ पर फ्री हुआ है, एक और सेगमेंट ऐसे खोला गया है डीएनए का। तो जो सेगमेंट खोला गया है, तो ये जो 3 to 5 वाला है, जो 3 to 5 वाली स्ट्रैंड है, इसको तो कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आराम से कॉपी होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 5 to 3 डायरेक्शन में वो काम ही कर रहा है, आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नेचर है। लेकिन फिर अब देखिए, फिर यहां पर दिक्कत आई, इसने इस स्ट्रैंड को कैसे किया था, 5 to 3 में किया था। देखो इधर 5 to 3 में इसने किया था, इसमें काम किया था, लेकिन यहीं पर जाकर ये रुक गया था प्रोसेस। ठीक है, यहां पर जाकर रुक जाएगा। तो अब फिर से जब इतना सेगमेंट और ये जो नया वाला सेगमेंट खुलेगा, तो इसके अंदर फिर से हमको इसको कॉपी करने की जरूरत आएगी। ठीक है, इस सेगमेंट को फिर कॉपी करना है, फिर दिक्कत आएगी। फिर ये बोलेगा हम इस डायरेक्शन में नहीं कर सकते, तो कहेंगे ठीक है उल्टा ही करो, तुम काम कर लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक और नया प्राइमर, क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को फिर यहां से नई सी शुरुआत करनी है। देखो यहां तो पहले से कुछ है ही नहीं ना, यहां पर दोबारा से नया शुरुआत करना है। तो नया शुरुआत करने के लिए हमें क्या पता है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, और जब प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता तो उसके लिए क्या चाहिए, फिर से दोबारा से एक नया प्राइमर चाहिए होगा। तो एक और नया प्राइमर आएगा, वही प्राइमेज एंजाइम एक आरएनए का यहाँ पर छोटा सा सेगमेंट बनाएगा, उसको हम बोलेंगे प्राइमर। और वो प्राइमर आने के बाद अब हमारा दोबारा से जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ चला जाएगा, और जहां तक हो चुका है वहां तक लाकर फिर रुक गया ये। ठीक है,
तो यानी हमें समझ में आ गया कि हमारी जो एक स्ट्रैंड है डीएनए की, जो 3 to 5 वाली स्ट्रैंड है, उस पर तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, देखो लाइन से कंटिन्यूअस सिंथेसिस होते हुए चली जा रही है नॉर्मल तरीके से। लेकिन वही जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, जो 5 to 3 वाला है, इस 5 to 3 वाले में क्या हो रहा है बताओ, छोटे छोटे सेगमेंट में डीएनए बनाया जा रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे सेगमेंट में डीएनए बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो केवल 5 to 3 डायरेक्शन में ही है, वो 3 to 5 काम नहीं करता, वो केवल 5 to 3 करता है। इसीलिए मजबूरी हमारी है कि हमें ये छोटे छोटे सेगमेंट हर बार बनाने पड़ रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे सेगमेंट बनाने के लिए हर बार आपको नया नया प्राइमर लेकर आना पड़ रहा है, ठीक है। और ये काम ऐसे ही चलता चला जाएगा, हेलिकेज एटीपी और मैग्नीशियम आयन की हेल्प से आगे मूव करता चला जाएगा, डीएनए के स्ट्रैंड को तोड़ता चला जाएगा, ये अनबाइंड होते चले जाएंगे, और हर छोटा छोटा सेगमेंट जो डीएनए का और रेप्लिकेट होता हुआ चला जाएगा। ये देखिए मैंने और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया, देखिए यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम और आगे मूव कर रहा है ये, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 सेगमेंट बन गए आपके डीएनए के, ठीक। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं समझ में आ गया जो 3 to 5 वाला जो स्टैंड है, इस 3 to 5 वाले स्टैंड पर तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है 5 to 3 डायरेक्शन में, ठीक। और ये जो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज जो डीएनए का स्टैंड जो नया वाला बना है, ठीक है, जो कि 3 to 5 वाले टेम्पलेट स्टैंड में बनेगा, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। देखा अभी हमने, ये हमारा ढांचा है, तो ये जो आपका टेम्पलेट स्टैंड है, कौन सा टेम्पलेट स्टैंड, 3 to 5 वाला जो टेम्पलेट स्टैंड है, उस पर जो नया डीएनए का स्टैंड बनेगा वो कंटिन्यूअसली बनेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज डीएनए का स्टैंड होता है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। और वहीं जो 5 to 3 वाले पर बन रहा है, 5 to 3 वाले पर जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है बताओ, वो छोटे छोटे सेगमेंट में बन रहा है, छोटे छोटे सेगमेंट में बन रहा है। और ये जो स्टैंड बना है, जो छोटे छोटे सेगमेंट में बना है, इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे सेगमेंट में जो आपके स्टैंड बने हैं डीएनए के, इनको हम बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। और ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स यहां पर बने हैं, अब इनके बनने के बाद क्या होगा बताओ, ऐसे मान लो आप तो समझो पूरा डीएनए आपने कॉपी कर दिया, ठीक है, पूरा डीएनए कॉपी कर दिया, एक स्टैंड से आपने यहाँ पर कंप्लीट बना दिया पूरा लाइन से, और दूसरे वाले पर 5 to 3 वाले पर आपने से छोटे छोटे सेगमेंट पूरे बनाते हुए चले गया, ठीक है। और जब आपका ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, वो पूरा होने की तो बात ही छोड़ो आप, ये आगे चल रहा है, और इसी के साथ क्या किया जाता है यहाँ पर, इसी के साथ देखो कहीं ना कहीं ये जो नया जो यहाँ पर डीएनए का स्टैंड बना है, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है, आरएनए का पार्ट है यहाँ पर छोटा सा। और हमारे डीएनए में तो केवल डीएनए होना चाहिए, आरएनए थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो केवल डीएनए चाहिए, पूरा डीएनए चाहिए हमें तो। और इसी तरीके से यहाँ देखो लैगिंग स्ट्रैंड में तो क्या होगा, कई सारे आरएनए के छोटे छोटे सेगमेंट आपको मिलेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं एक बात और समझ में आ रही है कि फाइनल प्रोसेसिंग जब बोलोगे हाँ 1 से 2 डीएनए बना लिया, उसके पहले और भी क्या करना पड़ेगा आपको, इन प्राइमर्स को हटाना पड़ेगा, इन प्राइमर्स को हटाना पड़ेगा, और इनकी जगह पे क्या लेकर आना पड़ेगा, डीएनए का स्ट्रैंड लेकर आना पड़ेगा आपको। और केवल इतना ही काम नहीं करना पड़ेगा, केवल प्राइमर को हटाकर डीएनए का स्टैंड ही लाने से काम नहीं चल जाएगा, बल्कि ये जो छोटे छोटे जो स्टैंड बने हैं, इनको आपको जोड़ना भी पड़ेगा एक दूसरे से, इनको आपको एक दूसरे से जोड़ना भी पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो यहाँ के जो आरएनए के जो प्राइमर है, इनको हटाकर डीएनए बनाना, ठीक है, ये भी काम हमारा डीएनए पॉलीमरेज ही करता है, ये भी काम हमारा डीएनए पॉलीमरेज का ही है। और इनको आरएनए को हटाकर डीएनए बनाने के बाद इन दोनों स्टैंड को जोड़ना, ही छोटे छोटे जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, तो सर लाइगेज, डीएनए लाइगेज, लाइगेज का काम ही है जोड़ना, जहां भी जोड़ने का काम है लाइगेज को बुला लो, डीएनए लाइगेज। तो इसी तरह डीएनए पॉलीमरेज और उसी डीएनए लाइगेज की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पर इन आरएनए के जो प्राइमर है इनको हटा के और उन छोटे छोटे जो डीएनए के सेगमेंट है उनको जोड़ देंगे, और एक कंप्लीट पूरी आपकी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इनको ही बना देंगे। लेकिन ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनी है, इसको आप क्या बोलोगे, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और यहां पर 3 to 5 वाले पर जो 5 to 3 डायरेक्शन में जो बनी है, उसको क्या बोलोगे आप, लीडिंग स्ट्रैंड बोलोगे। और जो लीडिंग स्ट्रैंड है, इसका भी जो ये प्राइमर है, इसका भी क्या करोगे बताओ, इस प्राइमर को भी आप यहां से हटाओगे, और हटाकर यहां पर भी क्या लाओगे बताओ, डीएनए का स्ट्रैंड लेकर आओगे, बनाओगे डीएनए स्ट्रैंड, और फिर लाइगेज की हेल्प से उसको जुड़वा दोगे। तो ये काम यहां पर होता है बच्चे, और इस तरीके से हमारा फाइनली 1 से 2 हम डीएनए यहां पर बना लेते हैं। देखिए यहां पर ये आपका ये दोनों जो स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, तो एक डीएनए आपको ये मिलेगा, दूसरा डीएनए ये बनेगा, और लाइन से ऐसे बनते हुए चले जाएंगे, एक एंड से दूसरे एंड तक पूरे डीएनए को हम क्या कर देंगे, रेप्लिकेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। और ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस अगर आप बात करोगे यूकैरियोट की, तो कहाँ चलेगा, न्यूक्लियस में चलेगा। और अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट के अंदर यही प्रोसेस कहाँ चलेगा, तो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में चलेगा, क्योंकि उनके पास तो न्यूक्लियस है नहीं,
ठीक है, तो उनके साइटोप्लाज्म में यही प्रोसेस चलेगा। चलिए यहाँ से कुछ और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए। यहाँ से आपसे पूछा जाता है इन जो न्यूक्लियोटाइड है बच्चे, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड उनके बारे में पूछा जाता है, इन सबस्ट्रेट के बारे में पूछा जाता है। आपसे बोला जाता है यहाँ पर जो एनर्जी लग रही है, खर्चा हो रहा है कि नहीं एनर्जी का? हाँ, यहाँ पर एनर्जी तो खर्च होगी, नया प्रोसेस काम कुछ कर रहे हो तो इस यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है बच्चे, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? जो खर्च हो रही है उस एनर्जी का क्या होता है, वो कहाँ से मिलेगी आपको? तो उसके लिए हम बात करेंगे इनके मोनोमर्स के बारे में, जो मैंने अब हम डिस्कस करने वाले हैं। जो मोनोमर्स हैं बच्चे, जो न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर हैं वो किस फॉर्म में होते हैं वो देखिए यहाँ पर। तो इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में हमारा डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्या चीज? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं ये हमारे मोनोमर्स होते हैं। यही मोनोमर, इनको हम यूज करते हैं एज ए मोनोमर, एज ए सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट बोलिए आप इनको हम यूज करते हैं हमारे सबस्ट्रेट के जैसे। ठीक है, इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में ये जो न्यूक्लियोटाइड आपको कहां से मिलते हैं? न्यूक्लियोटाइड आपको मिलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से। और इन डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के अगर बारे में हम बात करें, देखिए ये रहा आपका ये डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये ट्राइफॉस्फेट है तो क्या किया जाता है बच्चे, इससे दोनों जो इसके पास ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 ऐसे फॉस्फेट हैं, तो ये 2 फॉस्फेट यहाँ से रिलीज कर दिए जाते हैं और बना देते हैं यहाँ पर हम क्या बना दिया इनको हम लोगों ने? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इससे 2 फॉस्फेट रिलीज कर दिया। और ये जो फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा तो इससे क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, इसी एनर्जी को यूज करके ये प्रोसेस चल रहा है आपका रेप्लिकेशन का। तो अगर आपसे पूछा जाए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी कहाँ से मिली, तो इस एनर्जी को कहाँ से हम ऑब्टेन कर रहे हैं? तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से हमें ये एनर्जी मिलती है। और ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं ये दोनों काम कर रहे हैं, ये सबस्ट्रेट की तरह भी काम करते हैं। देखो ये न्यूक्लियोटाइड मिल गया आपको, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का मतलब क्या हुआ? एडिनोसिन मतलब न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट जुड़ गया मतलब न्यूक्लियोटाइड। अब यही आपका न्यूक्लियोटाइड है बच्चे, यही न्यूक्लियोटाइड है जिसको आप यूज करोगे ऐसे यहाँ पर सबस्ट्रेट की तरह। ठीक है, और उनको जोड़ते हुए चले जाओगे लाइन से, तो आपको सबस्ट्रेट भी यहां पर मिल गया और सबस्ट्रेट के साथ साथ आपको एनर्जी भी मिल गई। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है इनका डुअल पर्पस है, यहाँ पर 2 काम करते हैं, दे हैव डुअल पर्पस। और वो 2 काम कौन से हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि ये सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर रहा है और एनर्जी भी यही प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें गलती क्या होती है? गलती होती है कि आपसे पूछ लिया जाता है इसका नाम ही में आप गलत कर देते हो, टिक मारने की बारी आएगी ना 4 ऑप्शन में, तो वहां पर लिखा रहेगा डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, देखो टाइड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ऐसे लिख कर आएगा वो, तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हो, अच्छा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट था कि न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट था? तो इसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने न्यूक्लियोटाइड कह दिया तो फॉस्फेट उसके अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट जब जोड़ देते हो तब बोलते हो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और अगर आपको फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट देख रहे हो, कहीं ना कहीं फॉस्फेट आप अलग से बोल रहे हो, और जब फॉस्फेट अलग से बोल रहे हो तो न्यूक्लियोसाइड बोलो ना। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बोलो और उससे फॉस्फेट अलग से जोड़ो तब बोलो हाँ ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, तो आप यहां पर साइड बोलोगे तभी आप अलग से फॉस्फेट बोल पाओगे। अगर टाइड बोल रहे हो तो अलग से फॉस्फेट क्यों बोलोगे फिर, है कि नहीं? क्योंकि टाइड का मतलब है कि फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो अब आप कंफ्यूजन नहीं होगी कि इसको क्या बोलना चाहिए। तो आपका ये डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है इसको आप यूज करते हो सबस्ट्रेट की तरह भी, और यही एनर्जी भी दे रहा है आपको। और इस तरीके से हम काम करते चले जाते हैं।